हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। माई सेल्फ आशीष कुमार सिंह। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के जितने भी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूलेज होते हैं या जो कंसेप्ट होता है, इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट जहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं। आप सिर्फ ये जो अभी मैं 5 से 6 पेज जो डिस्कस करूँगा, अगर आप ये वीडियो सिर्फ देख लेते हो आप, तो आपके किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी जेई हो या कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपके सॉम से, आप समझो कि आप 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ से करके ले जाओगे। तो सिर्फ मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाला हूँ, जो भी आपके फॉर्मूलेज होते हैं, यहाँ पे मैं कोई आपको कंसेप्ट अलग से नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? कोई भी मटेरियल पे जब हम लोग लोड लगाते हैं और जो वो मैक्सिमम लोड को बियर मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स उसमें जो जनरेट होता है, उसको पर यूनिट एरिया से उसको डिवाइड कर देंगे तो वो क्या डेवलप करेगा? आपका स्ट्रेस डेवलप करेगा। तो हर एक मटेरियल की जो अपनी स्ट्रेस होती है अलग अलग होती है। तो स्ट्रेस जो होता है वो होता है आपका सेकंड ऑर्डर टेंसर बोला जाता है इसको, क्योंकि सेकंड ऑर्डर टेंसर इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और जो फोर्स लगा रहे हैं उसके प्लेन पर भी डिपेंड करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर टेंसर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और आप स्ट्रेस को मेजर नहीं कर सकते हो। इसको कैसे हम लोग फॉर्मूला क्या होता है इसका? नॉर्मल फोर्स अपॉन ओरिजिनल एरिया। सॉम में हम लोग ओरिजिनल एरिया लिखते हैं, और जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं क्या, जो आप ओरिजिनल एरिया वहाँ पे लेते हैं, ये जो आपका इंस्टेंट एरिया होता है लोड अप्लाई करने का, मतलब जो चेंज हो जाते हैं या उस एरिया को लेते हैं। यहाँ पे चेंज अगर हो भी गया शेप में आपका, लेकिन फिर यहाँ पे ओरिजिनल एरिया को लेकर चलते हैं। स्ट्रेंथ क्या होता है? जो मैक्सिमम स्ट्रेस कोई भी मटेरियल जो झेल पाता है उसी को उसका बोल देते हैं स्ट्रेंथ। देखो, अगर जब आप हम लोग लोड नहीं लगाएंगे तो स्ट्रेस होगा 0, और जब हम लोग लोड लगाते जाएंगे तो एक मैक्सिमम स्ट्रेस झेलने की कैपेसिटी होगी, उस मैक्सिमम स्ट्रेस झेलने की कैपेसिटी को बोल देते हैं स्ट्रेंथ। अगर आप इससे ज़्यादा लगा दोगे फोर्स, तो अगर फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो आपकी मटेरियल क्या करेगा? फेल कर जाएगा। तो अगर आपकी जो अप्लाइड स्ट्रेस है, जो आप स्ट्रेस लगा रहे हो, अगर वो यील्ड स्ट्रेस से कम है तो उसमें कोई भी यील्डिंग नहीं होगा। और अप्लाइड स्ट्रेस अगर अल्टीमेट स्ट्रेस से कम है तो उसमें फ्रैक्चर नहीं होगा। यील्ड स्ट्रेस हमेशा डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, और अल्टीमेट स्ट्रेस आपका ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी हम लोग किसी भी जब भी किसी बॉडी पे फोर्स वगैरह लगता है, उसका जो अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो जो लाइन ऑफ एक्शन होता है फोर्स का वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ बोलता है चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन। अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो क्या लिखूंगा? चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। ये भी मेरा सेकंड ऑर्डर टेंसर होता है। ये डिपेंड करता है किस पे? मटेरियल प्रॉपर्टी पे। और स्ट्रेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो स्ट्रेन क्या होता है? मेजरेबल क्वांटिटी होता है। हुक्स लॉ क्या होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कहाँ तक? अप टू इलास्टिक लिमिट। जो हम लोग कर्व बनाते हैं, कौन सा? स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व। और शियर स्ट्रेस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ कि जो किसी भी मटेरियल पर अगर हम लोग अगर वो प्रेशर जनरेट होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे होता है, ठीक है। जहाँ पे ई जी के को बोला जाता है इलास्टिक कांस्टेंट, जिसका एक बहुत ही ज़्यादा आपका फेमस रिलेशन होता है कि अगर जो K इज इक्वल अगर जो E इक्वल टू होता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू जो बोलते हो, ये होता है आपका 2g1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 9kg अपन 3k प्लस जी। ऐसे याद रखो इसको कि 9kg अपन 3kg। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। जहाँ पे जी को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और म्यू को बोलते हैं पॉइजन रेशियो, के को क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए कि K इक्वल टू होता है ई अपन 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। जी हो गया आपका ई अपन 2 इंटू 1 प्लस म्यू। ई इक्वल टू 9kg अपन 3k प्लस जी। एलोंगेशन होता है लोड अप्लाई करने के बाद जो चेंज इन लेंथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलोंगेशन। वो क्या होता है? प्रिज्मेटिक बार जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रहता है उसको बोलते हैं PL/A। और टेपर बार अगर होगा तो वहाँ पे एलोंगेशन होगा 4PL अपन पाई D1 इंटू D2 होता है। सेल्फ वेट के कारण अगर कोई वेट यहाँ पे सिर्फ लटका हुआ है, इसमें कुछ लोड भी नहीं लगाया जा रहा, तो उसके कारण जो एलोंगेशन होता है वो होता है ρg_L² अपन 2E। और अगर उसको चेंज करेंगे लोड के फॉर्म में तो वो हो जाएगा WL अपन 2AE। तो सेल्फ वेट के कारण जो इलोंगेशन वो होता है वो आधा होगा किसका? अप्लाइड फोर्स का। अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा देंगे उसके कारण जितना इलोंगेशन होगा उसका आधा होगा किसमें? सेल्फ वेट में। अगर यहाँ पर ये कॉनिकल अगर सरफेस का होता है और उसका जो सेल्फ इलोंगेशन अगर हम लोग निकालेंगे तो वो होगा क्या? ρg_L² अपन 6E और WL अपन 2AE।
ठीक है। और अगर कोई बार अगर मान लीजिए रोटेट कर रहा है तो उसके कारण जो एलोंगेशन निकलता है वो निकलता है आपका क्या, रो ओमेगा स्क्वायर एल क्यू अपन 12 बी और रो ओमेगा स्क्वायर एल क्यू अपन 3। ये रोटेशन ओमेगा क्या होता है, रोटेशन होता है। तो कंपोजिट बार वही होता है आपका कि जब मल्टीपल मतलब दो से अधिक बार एक साथ कनेक्ट होते हैं और उस पर जब लोड लगाते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट बार। पॉइजन रेशियो क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ लेटरल एलोंगेशन अपॉन लॉन्गिट्यूडल। लेटरल का करने का मतलब होता है कि अगर ये आपका कोई बार है, अगर इस पर आप लोड लगा रहे हो तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी आपका चेंज होगा डायमेंशन में उसको बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। और जो इसका डायरेक्शन में होगा, लेंथ के डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। तो ये आपका थ्योरेटिकल जो इसका वैल्यू होता है वो लेस देन होता है 1/2 और ग्रेटर देन होता है -1। प्रैक्टिकली ये होता है लेस देन 1/2 और ग्रेटर देन 0। कॉर्क जो एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका 0 होता है, रबर के लिए 0.48 से 0.5, स्टील के लिए होता है 0.25 से 0.23, कॉन्क्रीट के लिए 0.2, कास्ट आयरन के लिए 0.23 से 0.27 और नोवल फॉर्म के लिए निगेटिव होता है। जो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होता है जैसे के, ई, जी, ये सब सारे क्या आपके इलास्टिक कांस्टेंट हैं। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए 2 होता है, ऑर्थोट्रोपिक के लिए 9, एंड आइसोट्रोपिक के लिए 21 होता है। अब थर्मल स्ट्रेस, जैसे कि कोई भी मान लीजिए अगर ये फिक्स, अगर आपका कोई बार किसी 2 रिजिड सरफेस पे, अगर यहाँ पर टेम्परेचर इसको देंगे तो इसका तो एलोंगेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके कारण इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगा उस स्ट्रेस को बोलते हैं कि हम लोग थर्मल स्ट्रेस। लेकिन अगर ये यहाँ पे अगर ये फ्री रहता है इलोंगेट करने के लिए, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो इलोंगेशन होता है टेम्परेचर के कारण, उसको बोलते हैं एल अल्फा डेल्टा टी, जहाँ अल्फा क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इस केस में आपका स्ट्रेस कोई 0 होगा। देखो फ्री एक्सपेंशन के केस में थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, 0 होता है और स्ट्रेन होगा अल्फा इंटू डेल्टा टी। और टेम्परेचर के कारण स्ट्रेन कितना डेवलप होता है, एल अल्फा डेल्टा टी। तो टेम्परेचर के कारण स्ट्रेस कब होगा, जब दोनों साइड फिक्स रहता है, तो एल अल्फा डेल्टा टी, उस टाइम स्ट्रेन होगा इसका 0, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मान लो रेस्ट्रिक्टेड कूलिंग का करने का मतलब है कि मान लो दोनों साइड फिक्स करके अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उस टाइम रेस्ट्रिक्टेड कूलिंग करने का मतलब ये है, सपोज करो कि मैंने अभी हीट दे रहा हूँ, हीट देने के कारण क्या होगा, इसका दोनों साइड ये साइड बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ेगा नहीं, तो उस टाइम जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो क्या होगा आपका कंप्रेशन। लेकिन जब कूलिंग करूँगा उस टाइम क्या होगा, टेंशन होगा, ठीक है। ये आपका होता है परमिटेड एलोंगेशन का केस होता है, जिसमें होता है एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा अपन पी एल बाई ए। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है 3 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अगर सरफेस एक्सपेंशन की बात करूँ होता है 2 अल्फा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है 3 अल्फा और लीनियर एक्सपेंशन होता है आपका अल्फा होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करूँगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है कि अगर मान लो कोई बॉडी है उसमें जो लोड लगा रहे हो फोर्स पी, ठीक है, और इसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होता है, किसी भी एक प्लेन पे चले जाओ, थीटा वाले प्लेन पे, ठीक है, और वहाँ पे क्या दिखता है आपको, एक नॉर्मल स्ट्रेस दिखेगा और एक शियर स्ट्रेस दिखेगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस होगा उसमें क्या, सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और जो शियर स्ट्रेस टाउ जो निकल के आएगा वो होगा सिग्मा बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, इनफाइनेटली स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी का एक हम लोग छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, उसी पर हम लोग स्ट्रेस निकालते हैं, उसी को एलिमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन क्या होता है कि देखो कि अगर सपोज़ करो मैंने क्या किया ना, ये बॉडी है तो इसका एक थीटा वाले प्लेन पे जाऊंगा और इसके 90 डिग्री में अगर एक किसी प्लेन पे जाता हूँ, कितना 90 डिग्री वाले प्लेन पे, तो इस प्लेन को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन। तो वो थीटा प्लस 90 डिग्री का प्लेन होता है, जिस पर नॉर्मल स्ट्रेस जो निकल का आता है सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और टाउडेस होता है माइनस पी बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर कोई मान लो ये बार है उसमें दोनों साइड से क्या लगा रहे हो, स्ट्रेस लगा रहे हो सिग्मा एक्स, इधर लग रहा है सिग्मा वाई, ठीक है, और यहाँ पे लग रहा है आपका शियर स्ट्रेस, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो यहाँ पर जो ये प्लेन थीटा वाला आएगा इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा उसको बोलेंगे क्या, यहाँ पे नॉर्मल, और यहाँ पर भी टाउ जनरेट होगा तो उसको बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस जो निकल के आएगा होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई इंटू साइन 2 थीटा। और टाउ कितना जनरेट होगा यहाँ पे, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस टाउ इंटू कॉस 2 थीटा। और फिर जब हम लोग मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का कंडीशन निकालते हैं ना, तो वहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे स्लोप मतलब स्ट्रेस को थीटा के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करोगे तो वहाँ पर 2 थीटा पी निकल के आएगा, जिसको बोलेंगे 2 टाउ एक्स वाई अपन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। और जो मैक्सिमम आपके नॉर्मल स्ट्रेस निकल के आते हैं सिग्मा 1 अपन सिग्मा 2, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है आपका, तो ये जो भी आपका प्रिंसिपल प्लेन का मतलब ये होता है कि उस प्लेन में देखो यहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 होगा तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। तो यहाँ पे देखो इसमें जो टाउ मैक्स निकलेगा 45 डिग्री पे निकल के आता है, प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पे जाओगे तो क्या मिलेगा, टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स का फॉर्मूला सिग्मा 1 माइनस सिग्मा वाई सिग्मा 2 बाई 2, मतलब यहाँ जो सिग्मा 1 है इसी को हम लोग यहाँ पे सिग्मा एक्स बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल प्लेन है, यहाँ पे टाउ 0 है। और यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकलेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा वाई 2 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 2, ठीक है।
और ये देखो ये वाला जो पूरा टर्म है ना, इसको हम लोग टाउ मैक्स बोलते हैं, सिग्मा अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जहाँ नॉर्मल स्ट्रेस विल मैक्सिमम होगा वहाँ पे उस प्लेन पे शियर स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा, और जहाँ पे आपका जहाँ पे टाउ मैक्सिमम होगा वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस आपका जीरो नहीं होगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो इस जगह पे इस प्लेन पे जो है ना टाउ सिग्मा एक्स के मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस आपका जीरो हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे सिग्मा वन इस प्लेन पे मैक्सिमम है लेकिन टाउ क्या जीरो है, तो वही बताया गया है। प्योर शियर का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें से क्या लग रहा है, टाउ लग रहा है, उसमें कोई भी किसी भी तरह का आपका कोई भी मेंबर नहीं है, आपका प्रिंसिपल मतलब स्ट्रेस का कोई भी मेंबर नहीं है, सिर्फ आपका प्योर शियर लग रहा है। जैसे कि टॉर्सन का जो केस होता है वो प्योर शियर का केस होता है। तो ये जो इसमें जो आपका जो सिग्मा वन होता है वो बराबर होता है किसका, माइनस सिग्मा टू, और वो बराबर होता है आपका शियर स्ट्रेस के बराबर होता है, ठीक है। जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस किसके बराबर होगा यहाँ पर, टाउ एक्स वाई, और टाउ हो जाएगा जीरो, ठीक है। जब हम लोग इसको 45 डिग्री से रोटेट करते हैं, इस तरह से जाएंगे और यहाँ पे 45 डिग्री से रोटेट करके जब इस तरह का एक प्लेन बनता है, तो यहाँ पे जो सिग्मा वन और सिग्मा टू की बात कर रही है, क्या था, प्योर शियर का केस था मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो सिग्मा वन निकलेगा वो माइनस सिग्मा टू के बराबर होगा, वो टाउ एक्स वाई के बराबर होगा, और नॉर्मल स्ट्रेस जो निकल के आएगा वो टाउ एक्स वाई होगा, टाउ क्या होगा यहाँ पे जीरो होगा जब 45 डिग्री से रोटेट करोगे आप। आइसोट्रोपिक मटेरियल के केस में क्या होता है भैया, सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा सब एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है, आइसोट्रोपिक के केस में। और यहाँ पे जो आपका शियर स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे ऑल प्लेन्स आर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। मोहर सर्कल में हम लोग क्या देखते हैं, जो सेंटर होता है इसका होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई का अपन 2,0, ये आपका सेंटर होता है। रेडियस क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पेशल केस ऑफ मोहर सर्कल का होता है प्योर शियर का, कुछ इस तरह से आपका बनता है, ठीक है। अगर यूनिएक्सियल स्ट्रेस और प्योर बेंडिंग मतलब बेंडिंग का केस क्या होता है, हम लोग एक पढ़े हैं बेंडिंग इक्वेशन M/A/I इक्वल टू सिग्मा y इज इक्वल टू E/R, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग सिग्मा निकालते हैं उसको बोलते हैं My/, सिग्मा इक्वल क्या हो जाएगा, My/I हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये भी किस तरह का होता है, यूनिएक्सियल स्ट्रेस, मतलब एक ही डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो उस केस में भी आप इसको इस तरह से बना सकते हो मोहर सर्कल का इक्वेशन। और थिन सिलेंडर के केस में आपका ये बनता है, मतलब इसमें सिग्मा वन जिसको हम लोग बोलते हैं हुप स्ट्रेस बोलते हैं ना, PD/2T निकल के आता है हुप स्ट्रेस होता है PD/2T, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है आपका वो होता है PD/4T, ठीक है। तो ये उसके लिए इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। थिन स्फीयर विथ इंटरनल प्रेशर, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिग्मा वन सिग्मा टू, समझ रहे हो, सारा कुछ क्या है, इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पर जो होगा ना एक मतलब पॉइंट का एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, मतलब कोई भी अगर बॉडी है उसका चारों साइड में क्या लग रहा है, एक प्रेशर लग रहा है। तो इसके केस में भी भैया सिग्मा वन सिग्मा टू बराबर होगा, लेकिन एक नेगेटिव वैल्यू के साथ होगा, ठीक है। और ये स्ट्रेस टेंसर होता है, ये इस मतलब उसका शो करने का तरीका होता है। यहाँ पे सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड, फिर टाउ वाई एक्स सिग्मा वाई टाउ वाई जेड, ये स्ट्रेस टेंसर का तरीका होता है करने का, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पे जनरलाइज हुक्स लॉ होता है कि अगर किसी बॉडी में मान लो कि जो हम लोग लगाते हैं लोड लगाते हैं, तो स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। तो ये सारे क्या निकल के आते हैं, स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन निकल के आते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो भी निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, तीनों स्ट्रेन को जोड़ देंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेस के केस में यहाँ पे जो सिग्मा वन का निकल के आता है ये फॉर्मूला होता है E/1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू इंटू एप्सिलॉन 2, और ये सिग्मा 2 का होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, तीनों जो स्ट्रेन निकल के आता है उसको जोड़ दोगे तो क्या निकल के आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल 1 माइनस 2 म्यू अपन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। अगर म्यू इक्वल टू 0.5 रख दो, मतलब 1/2 रख दो, तो यह क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो हो जाएगा। या तो कोई अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब या कोई इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस होगा जिसका मतलब आप कंप्रेस उसको नहीं कर सकते, तो वॉल्यूम क्या हो गया उसका कॉन्स्टेंट, तो वहाँ पर भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड या सब्सटेंस होता है उसका म्यू क्या होता है, 0.2 होता है, इसलिए उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो होता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्या, स्ट्रेन एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर गामा मैक्स का वैल्यू होता है एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, जहाँ पर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 क्या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन है, ठीक है। उसको हम लोग निकाल सकते हैं √2 इंटू √ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 का होल स्क्वायर प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। गामा को क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन का मेजरमेंट करते हैं हम लोग किससे, स्ट्रेन का मेजर आप लोग कर सकते हैं, स्ट्रेन गेज होता है, ठीक है, उससे मेजर कर सकते हैं हम लोग स्ट्रेन गेज को, ठीक है।
तो अब थिन सिलेंडर का देख लेते हैं। थिन सिलेंडर में जो हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल लो, ठीक है, या तो सर्कम्फ्रेंशियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस, जिसको क्या बोलते हैं PD/2T, ठीक है। और इसका जो स्ट्रेन निकल के आता होता है PD/, इसको हुप स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन या सर्कम्फ्रेंशियल स्ट्रेन बोलते हैं, PD/480 इंटू 2 माइनस म्यू बोलते हैं, ठीक है। अब उसी तरह लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का बात करूँगा तो ये PD/40 आ जाएगा, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करूँगा तो PD/480 1 माइनस 2 म्यू। दोनों को अगर आप रेशियो निकालोगे तो कुछ इस तरह का रिलेशन निकल के आएगा। और ये जो आपका हुप स्ट्रेस होता है वो 2 टाइम्स होता है किसका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, ठीक है। और यहाँ से जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल के आता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ सर्कम्फ्रेंशियल स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, PD/480 इंटू 5 माइनस 4 म्यू। अब अगर हमको निकालने वाला होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किस पे, थिन सिलेंडर पर, थिन सिलेंडर में, तो ये टाउ मैक्स क्या होता है, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम/2। तो PD/8T का केस होगा जब इन प्लेन और सरफेस में निकालने के लिए बोलेगा, और PD/4T होगा जब वो आउट ऑफ प्लेन के लिए बोलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाइप के केस में अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों साइड उसका क्लोज नहीं होगा, क्योंकि क्लोज रहेगा दोनों साइड तभी जाके लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकलता है। तो यहाँ पे हुप स्ट्रेस PD/2T हो गया, ठीक है। अगर थिन सिलेंडर उसमें लिक्विड भरा हुआ है तो प्रेशर क्या होगा, रोजी एस, और हुप स्ट्रेस उसमें निकल के आएगा PD/2T, ठीक है। तो ये चलो, ये आपको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लेते हो हम लोग। अब ये देखो कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन PL/3EI, और स्लोप इसका क्या होता है PL²/2EI। अब मैक्सिमम मोमेंट जो होगा भैया इसमें कितना होगा, P/L। इस तरह का मोमेंट का ये डायग्राम बनता है, ठीक है, P/L। ये आपका हो गया EDL लोड लग रहा है कैंटिलीवर में, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन WL/4/8EI, स्लोप हो गया WL/6EI, और मैक्सिमम मोमेंट हो गया WL²/2। अगर सिर्फ मोमेंट लगता है, प्योर मोमेंट कैंटिलीवर बीम में, तो वहाँ पे आपकी जो डिफ्लेक्शन होती है ML²/2EI, स्लोप होता है आपका ML/EI, ठीक है। और अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर सेंटर पे एक पॉइंट लोड लगता है तो वहाँ पे उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, PL/Q, इस तरह का डिफ्लेक्शन होगा इसमें 48 EI, स्लोप हो जाएगा आपका PL²/16EI, और मैक्सिमम मोमेंट क्या होगा आपका इसमें PL/4। ये आपका क्या शो कर रहा है, स्ट्रेन एनर्जी शो कर रहा है। जो स्ट्रेन एनर्जी होता है ना आपका, तो हम लोग जो डिफ्लेक्शन हम लोग किसी किसी चीज़ का निकालते हैं ना, सॉरी डिफ्लेक्शन, तो वो होता है आपका, चलिए वो मैं आगे आपको बताता हूँ। ये अगर आपको सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर EDL लोड लगा हुआ तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होगा 5/384 WL/4/EI, और स्लोप हो जाएगा 1/24 WL/Q/EI, और WL²/8 इसका मैक्सिमम मोमेंट हो जाएगा। अगर दोनों साइड बीम क्या फिक्स और सेंटर पे अगर लोड लगाओगे तो यहाँ पर इसका डिफ्लेक्शन होगा PL/Q/192EI, और इसमें क्या हो जाएगा आपका स्लोप 0 हो जाएगा इसका, ठीक है, और PL/8 इसका मैक्सिमम मोमेंट हो जाएगा। अगर रेडियल लोड लगाओगे तो 1/384 WL/4/EI, इसका स्लोप 0, और इसमें जो आपकी मैक्सिमम मोमेंट होने वाला WL²/12। कोई भी अगर जनरल कैंटिलीवर बीम में अगर यहाँ पर लोड लग रहा है, अगर A डिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है, और अगर हमको यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बोलेगा तो ये जनरल एक डेरिवेशन फार्मूला निकल के आता है जिसको बोलते हैं PA² L-A/3, मतलब L हो गया इस पूरा बीम का लेंथ हो गया, ठीक है, और A हो गया ये जो लोड लग रहा है ना, ये लेंथ हो गया A आपका। इसको जब रखोगे तो यहाँ पूरा आपका डिफ्लेक्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आपका टोर्सन का केस दिया हुआ, मतलब कि अगर कोई मतलब सिलेंडर है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि फोर्स भी लगा रहे हो, और फोर्स लगाने के बाद टोर्सन भी लगा रहे हो, ठीक है। तो ये देखो उसमें क्या होगा ना कि सिग्मा एक्स, मतलब उसमें डेवलप होगा हुप स्ट्रेस, उसमें डेवलप होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, प्लस जो लोड लगा रहे हो उसके कारण जो भी आपका डेवलप हो रहा है आपका स्ट्रेस वो भी ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे शियर स्ट्रेस भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका दिया हुआ है। तो थिन स्फीयर की बात करूँ तो थिन स्फीयर में जो आपका स्ट्रेस होता है क्या होता है PD/40, इसमें σ1 σ2 दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं आपके। इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा होता है, 3 टाइम्स ऑफ स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या निकल के आता है PD/480 इंटू 1 माइनस म्यू। इसको यहाँ पर रख दोगे तो यहाँ पर निकल जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ फेलियर में मशीन डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होता है इसको बोलते हैं रैंकाइन थ्योरी, और याद रखना इसमें जो शेप होता है इसका स्क्वायर शेप में होता है, और ये भैया ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि इसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को बोलते हैं ट्रेस्का या गेस्ट थ्योरी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या टाउ मैक्स निकालते हैं, और इसका जो शेप होता है कुछ इस तरह से हेक्सागन का होता है, ठीक है। ये हमारा डक्टाइल मटेरियल के लिए होता है। अब ये मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है, इसमें देखो इलिप्स का जैसा शेप होता है। इसमें स्ट्रेन एनर्जी हम लोग यहाँ से निकालते हैं 1/2E σ1² प्लस σ2² प्लस σ3² माइनस 2 म्यू σ1 इंटू σ2 प्लस σ2 इंटू σ3 प्लस σ3 इंटू σ1।
ठीक है। और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को ही बोलते हैं हम लोग क्या, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, या तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, या इसको वॉन माइसेस थ्योरी, या ऑक्टाहेड्रल स्ट्रेस थ्योरी भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें जब का डिस्टॉर्शन एनर्जी निकल के आता है ये होता है 1+μ/3 सिग्मा 1² प्लस सिग्मा 2², ये आपका हो गया इसका फॉर्मूला। इसी को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से निकल के आता है, फिर इसी का कन्वर्जन भी कुछ इस तरीके से होता है। ये तीनों से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेस का स्क्वायर की बात करूँगा तो ये कुछ इसके बराबर होता है, और यहाँ पर टाउ वाई जो होता है सिग्मा y/√3 होता है, ठीक है। तो इसको छोड़ो आप। अब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, जिसको हम लोग सेंट वेनेंट थ्योरी बोलते हैं, मतलब जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जनरेट होगा वो क्या होगा, उसका मतलब यील्ड स्ट्रेन से कम होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका होता है ट्राइंगल के लिए, ये किसी भी मतलब जैसे कि ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया, तो यहाँ पे अगर आप निकालते हो तो ये हो गया आपका BH/12, ये आपका विड्थ B है, हाइट H है सेंटर के अराउंड, और इसको I या एक्सिस मतलब इस पे ये x हो गया, ये y हो गया। तो अगर x पे निकालोगे तो ये निकलेगा, y पे निकालोगे तो ये निकालो, बेस जो होता है इस पे निकालोगे तो BH/3 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर के लिए होता है a⁴/12 होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि आप क्या करो ना, आप क्या करो सेंटर पे निकाल लो क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर यहाँ पे इसका बेस के यहाँ जो भी डिस्टेंस इंटू एरिया का स्क्वायर जब निकालोगे तो उस पर निकल जाएगा आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि आई एक्स आई वाई दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ से निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, ठीक है। फॉर सर्कुलर सेक्शन के लिए जे जो होता है, जे को बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कितना होता है π/32 इंटू D⁴ होता है। और कोई भी सर्कुलर थीन सीट है, ठीक है, उसको जिसका मतलब सर्कुलर थीन सीट है तो उसके लिए जो पोलर मोमेंट इनर्शिया जे होता है वो x और y में दोनों में बराबर होता है, वो होता है πr³ इंटू 3 होता है। अगर मैं बात कर लूँ ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए, तो जो आपका ट्रायंगुलर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है x पे क्या निकलता है BH/36। रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब I = क्या हो गया k² इंटू a, जहाँ पे k² क्या होता है कोई भी डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो k को बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, तो ये होता है √I/a होता है। अब शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम देखते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ बीम, अलग अलग टाइप के बीम होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला था आपका कौन कौन से बीम टाइप्स ऑफ बीम में, अभी कैंटिलीवर बीम हो गया आपका, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, फिर आपका ये ओवर हैंगिंग बीम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सारे बीम के टाइप्स होते हैं। साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या होता है कि देखो, एक होता है ये इस वाले सरफेस को मतलब अगर नीचे की ओर मुड़ रहा है तो इसको बोलते हैं हॉगिंग, और ऊपर की ओर मुड़ रहा था तो उसको बोलते हैं सेगिंग बोलते हैं, ठीक है। लोड अप्लाइड बाय अटैचमेंट, ये सब सारे कंसेप्ट आपके। तो इंटीग्रेशन मेथड से जो शियर फोर्स निकालते हैं dV/dx, वो क्या होता है लोड के बराबर होता है -W, और जो dM/dx होता है वो शियर फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सब हमें नहीं पढ़ना है। अगर कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी बीम में जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपकी 0 होती है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का साइन क्या होता है चेंज करता है। फिर हम लोग यहाँ मतलब जो बेंडिंग मोमेंट निकालने का, जो डिफ्लेक्शन निकालने का जो अलग अलग तरीका होता है, कौन कौन सा डबल इंटीग्रेशन मेथड होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका मेथड सुपरपोजिशन हो गया आपका। फिर आपका एक्चुअल मोमेंट एरिया मेथड से निकालते हैं। अब प्रोप देखो, ये सब सारा चीज़ समझ लो। जैसे कि मान लो ये मेरा बीम है, ठीक है, और यहाँ पे मैं लोड लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे लोड लगाऊंगा तो ये मेरा फिक्स सपोर्ट है, तो क्या यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा। तो जिस सपोर्ट पे आपका डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये एक ऐसा मतलब यहाँ पे एक रिएक्शन आ जाएगा, तो इस पॉइंट को हम लोग प्रोप पॉइंट बोलेंगे, जहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन 0 होगा। लेकिन सपोज करो ना, अगर मान लो एक कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक स्प्रिंग लगा दूँगा और यहाँ पे फिर एक लोड लगाऊंगा, तो क्या इस पॉइंट का कुछ डिफ्लेक्शन होगा? हाँ, कुछ डिफ्लेक्शन होगा। बाकी क्या करेगा, यहाँ से स्प्रिंग लगाएगा, तो जहाँ पर थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, सिंकिंग सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और फिर मैक्यूले मेथड से भी हम लोग डिफ्लेक्शन निकालते हैं, और कंजुगेट मेथड से भी डिफ्लेक्शन निकालने के सारे फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। अब जो डिफ्लेक्शन होता है ना, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल P लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा स्लोप होता है उसको लिख सकते हैं del M, और जो डिफ्लेक्शन को लिख सकते हैं del P मतलब लोड हो गया, M मतलब मोमेंट हो गया। स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो किसी भी बार में अगर मान लो लोड लगा रहे हो तो वहाँ पे ई को बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी की, मटेरियल कितना स्ट्रेन एनर्जी को गेन कर रहा है, तो वो होता है P²L/2A, और ई इक्वल टू होता है M²L/2EI, और ई इक्वल टू टॉर्सन का केस में T²L/2GJ। ए को बोलते हैं हम यहाँ पे एक्सियल रिजिडिटी, EI को बोलते हैं फ्लेक्सुलर रिजिडिटी, और G को बोलेंगे यहाँ पे टॉर्सनल रिजिडिटी, ठीक है। अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ सर्कुलर सेगमेंट वगैरह को कंसेप्ट आता है, ठीक है। द बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम का एक जो क्या आता है इक्वेशन M/I σ/y = E/R। तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का क्या होगी, MY/I हो गया, ठीक है।
तो आर इक्वल टू, आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मान लो किसी भी बीम में अगर मान लो यहाँ पे लोड लगता है तो सेंटर पे जो होता है ना वाई जो होता है ये सेंटर से लिया जाता है, तो यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, वाई जीरो हो जाएगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस एक्सिस पे, सेंट्रल एक्सिस पे जीरो होगा। और यहाँ पे देखो ये दिख रहा होगा पॉजिटिव नेचर का, नीचे दिख रहा होगा नीचे निगेटिव नेचर का दिख रहा होगा, ठीक है। और जब हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं तो ये क्या होता है, एम वाई अपन आई होता है। जहाँ पे अगर हम एम को लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं आई अपन वाई, और आई अपन वाई को ही बोलते हैं क्या, सेक्शनल मॉडुलस जे बोलते हैं। जिसका सेक्शनल मॉडुलस ज़्यादा होगा उसका बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। तो सबसे अच्छा सेक्शन माना जाता है किसका, आई सेक्शन। इसलिए देखना जो हम लोग ब्रिज वगैरह बनाते हैं वो आई सेक्शन का बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सेक्शनल मॉडुलस उसका होता है बहुत ज़्यादा होता है। फिर होता है वर्टिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन, फिर होता है स्क्वायर का, फिर होता है आपका सर्कुलर, फिर होता है हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। तो सेक्शनल मॉडुलस का तो जेड जे अपन आई बाई वाई। सेक्शनल मॉडुलस जब आप सर्कुलर सेक्शन के लिए निकालोगे तो क्या होगा, 32 m अपन पाई डी क्यू, ठीक है। अब जैसे कि अगर मान लो कंबाइंड लोडिंग लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, मूवमेंट भी लगा रहे हैं और एक लोड भी लगा रहे हैं, तो उसमें जो आप लोग का बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो डायरेक्ट लोड के कारण मतलब पी बाई ए प्लस बेंडिंग स्ट्रेस दोनों के कारण उसका हम लोग निकालने वाले हैं, लेते हैं। अब हो गया शियर स्ट्रेस इन बीम। बीम में जो शियर स्ट्रेस मतलब जैसे कि हम लोग जो लोड लगाते हैं तो उसमें क्या डेवलप होता है, शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस अगर हम लोग बात करेंगे किसके लिए, रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए, उसमें क्या होता है 3/2 मतलब टाउ मैक्स जो होता है 1.5 टाइम्स होता है टाउ एवरेज का होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो टाउ मैक्स कहाँ क्या होता है, टाउ मैक्स होगा आपका न्यूट्रल जो आपका एक्सिस होता है वहाँ पे ये मैक्सिमम होने वाला है। और सर्कुलर के केस में अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू टाउ एवरेज, ठीक है। ये 4/3 का इसके न्यूट्रल एक्सिस पे होगा। ये जो 4/3 एवरेज है ना सर्कुलर सेक्शंस का, सर्कुलर सरफेस का, ये आपका मतलब ये सेंट्रल एक्सिस पे होगा आपका। अगर मैं ट्राइंगुलर सरफेस ये ट्राइंगुलर की बात कर लूँ तो इसका न्यूट्रल एक्सिस पे होता है 4/3 इंटू टाउ एवरेज, लेकिन इसका जो मैक्सिमम होता है वो होता है 1.5 टाइम्स इंटू टाउ मैक्स होता है। अगर मैं बात करूँ टॉर्सन का केस में, देखो ये वाला समझ लो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये ट्रायंगुलर सेक्शन है ना, तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस पे जो आप निकालोगे टाउ मैक्स तो वो होगा 4/3 इंटू टाउ एवरेज, लेकिन जो टाउ मैक्सिमम किसी भी पॉइंट पे आ सकता है वो होता है 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ मैक्स। लेकिन देखो रेक्टेंगुलर के केस में जो आपका उसका न्यूट्रल एक्सिस है वही उसका क्या हो गया, टाउ मैक्स वहीं पे निकलता है। सर्कुलर के केस में जो उसका न्यूट्रल एक्सिस होता है मतलब सेंट्रल एक्सिस उसी पे निकलता है उसका टाउ मैक्स, लेकिन जो आपका ट्राइंगल होता है उसमें न्यूट्रल एक्सिस पे अलग निकलता है और टाउ मैक्स पे अलग निकलता है। अब हम लोग टॉर्सन इक्वेशन की बात करेंगे, क्या होता है T/J टाउ बाई आर जी थीटा बाई एल। थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। जे होता है यहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा TL/GJ। और जहाँ पे जो शियर स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है। ये भी इंडिपेंडेंट होता है किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, ठीक है। शेप पर भी नहीं डिपेंड करेगा, साइज पर भी नहीं डिपेंड करेगा। और किसी भी सर्कुलर सेक्शन के लिए टाउ मैक्स कितना निकल कर आता है 16T/πdq, और हॉलो सेक्शन के लिए निकल के लिए आता है 16TD/πd⁴ माइनस S/d⁴। पोलर सेक्शनल मॉडुलस जो होता है ZP वो तो उसको होता है आपका J/R होता है, ठीक है। अब टॉर्शनल स्टिफनेस KT होता है उसको होते क्या बोलते हैं T/θ = GJ/L। अगर मान लो साफ्ट अगर सीरीज़ में हो, साफ्ट अगर सीरीज़ में मतलब एक साफ्ट जुड़ा हुआ है फिर इससे एक साफ्ट जुड़ा हुआ है, तो साफ्ट अगर सीरीज़ में होता है ना उसमें दोनों में क्या होता है टॉर्क अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ना तो दोनों में टॉर्क क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन स्लोप क्या होगा, एड हो जाएगा। स्लोप मतलब इस टॉर्क को लगाने के बाद यहाँ पे कितना दोनों में एंगल का डिफरेंस आ रहा है। अगर साफ्ट पैरेलल में रहेगा ना तो दोनों का स्लोप सेम रहेगा लेकिन टॉर्क एड हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंबाइंड लोडिंग दिख रहा है कि अगर मूवमेंट भी लग रहा होगा, बेंडिंग स्ट्रेस भी लग रहा होगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह वो दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर मान लो इक्विवेलेंट मूवमेंट कैसे निकालते हैं 1/2 m + √m² + t², और इक्विवेलेंट टॉर्क होता है 1/√m² + t², ठीक है। तो ये कंबाइंड लोडिंग का केस निकल के आता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लिए स्ट्रेन एनर्जी जो होता है इक्वल T² L/2GJ भी होता है, और इसका और एक फॉर्मूला क्या होता है टाउ मैक्स का स्क्वायर अपन 4G इंटू वॉल्यूम। अब देखो थ्योरी ऑफ कॉलम क्या होता है, कॉलम में जो प्रिज्मेटिक बार के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ट्रस किसको बोलते हैं, जिसमें एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन होता है। स्ट्रेट होता है जिसमें ओनली एक्सियल कंप्रेशन लगता है। कॉलम होता है जिसको हम लोग वर्टिकल स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। अब क्रिटिकल लोड ऑफ बकलिंग का मतलब क्रिटिकल लोड किसी भी बीम में जो लगता है क्या होता है π² EI/L इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर होता है। अगर बोथ साइड हिंज है मतलब ये हिंज सपोर्ट है बोथ साइड में तो L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अगर दोनों एक साइड में मान लो हिंज है, ठीक है, और दूसरा साइड क्या कर दो फिक्स कर दो तो L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा L/√। अगर दोनों साइड में अगर फिक्स कर दोगे बीम को तो L इक्विवेलेंट हो जाएगा L/2। अगर वन साइड को फिक्स करोगे दूसरा साइड को फ्री रख दोगे तो L इक्विवेलेंट इक्वल हो जाता है आपका 2L हो जाता है, ठीक है। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है R = L इक्विवेलेंट/K मिनिमम। K क्या होता है यहाँ पे, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। अब टॉर्क यहाँ पे हम लोग जो मेन यहाँ पे मेन फॉर्मूला हम लोग क्या याद रखना है, ये वाला
कि भैया डिफ्लेक्शन क्या होता है यहाँ पे किसी भी स्प्रिंग का हेलिकल स्प्रिंग का होता है 8p/dqn अपन GD के पावर पर। डी क्या होता है, डायमीटर ऑफ कॉयल होता है, ठीक है। ये जो कॉयल बन रहा है ना, ये डायमीटर ऑफ कॉयल हो गया, और स्मॉल डी हो गया डायमीटर, ये जो वायर जिससे कॉयल बना उसका डायमीटर हो गया। एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितना ले रहे हो। के क्या होता है कि यहाँ पे हो गया स्टिफनेस, ठीक है, ये होता है P/डेल्टा। और जो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है यहाँ पे टोटल शियर स्ट्रेस, उसको आपको ये वाला याद रखना है, यहाँ पे ये वाला टर्म याद रखना है 8p/d/πdq इंटू 1+1/2c। सी क्या हो गया, स्प्रिंग इंडेक्स बोलते हैं, ये रेशियो होता है कैपिटल D अपॉन स्मॉल d का रेशियो होता है, ठीक है। और यहाँ के को बोलते हैं हम लोग क्या, वॉल करेक्शन फैक्टर बोलते हैं। ये क्या होता है 4c-1/4c-4 प्लस 0.615/6 होता है, ठीक है। स्प्रिंग के केस में जो आपको के इक्विवेलेंट निकालते हैं, जिस तरह हम लोग ये सीरीज का केस में जिस तरह हम लोग जस्ट अपोजिट कर दो, रेजिस्टेंस मान लो अगर सीरीज में होता था क्या करते थे हम लोग, इसको सिंपल से ऐड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे अगर सीरीज अगर स्प्रिंग है तो यहाँ पे पैरेलल वाला मेथड लगाएंगे, अगर पैरेलल में स्प्रिंग रहेगा तो सीरीज वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो ये आई होप मैंने सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस किया है किसका, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। ये अगर आप सारा कुछ कर जाते हो ना तो आप कंफर्म मानो कि भैया 5 से 6 क्वेश्चन तब के सिर्फ यहीं से आने वाले हैं। तो इसको मैंने डिटेल में नहीं किया है डिस्कस, लेकिन आप इतने में से काम चला सकते हो। तो अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी आपको इस तरह के सब्जेक्ट की आपको जो वीडियोज़ हैं मिलती रहे। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दें। और ये ज़रूर बताएं कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।